Hi everyone, this is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी डिफेमेशन के ऊपर, जो कि टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट का। डिफेमेशन, जिसे हम हिंदी में मान हानि भी बोलते हैं, तो आज मैं आपको इस पे लेक्चर दूंगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप बार बार सुनते होंगे कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने सारे जो है मानहानि के जो है केस चल रहे हैं, कभी किसी पे कभी किसी पे। तो आज हम एक्चुअली में समझते हैं कि व्हाट इज डिफेमेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी डिफेमेशन क्या है और इसके एसेंशियल क्या है। देखिए, डिफेमेशन का मतलब है अगर आप किसी की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाते हैं। और रेपुटेशन का क्या मतलब होता है? हिंदी में इसका मीनिंग है आपकी इज्जत, आपकी डिग्निटी। तो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसमें सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी आपकी रेपुटेशन होती है। क्योंकि आप जो भी कमाते हैं, आप किस लिए कमाते हैं? ताकि आपका सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन हो, सोसाइटी के लोग आपको जो है रेस्पेक्ट करें। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन ही जो है मिट्टी में मिल जाती है, तो सोसाइटी के लोग जो है आपकी प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको ह्यूमिलेट करते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं। तो उसकी वजह से आपको बहुत ही मेंटल एगोनी से गुजरना पड़ता है। और हमारे एल्डर्स भी कहते हैं कि आपको अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। अगर किसी के व्यक्ति के पास उसकी इज्जत ही नहीं है तो इट मीन्स उसके पास कुछ नहीं है। तो इससे पता चलता है किसी भी इंसान के लिए उसकी रेपुटेशन उसकी वेल्थ से भी ज़्यादा जरूरी होती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजरी करता है तो फिर हम उसके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस डाल सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि व्हाट डू वी मीन बाय डिफेमेशन। इसमें एक बहुत अच्छा केस हुआ था, डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता का केस। कौन सा था ये आपका? डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता का केस। इसमें जो मंजूलता थी वो एक 17 ईयर की, एक जोधपुर की बहुत ही एजुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड फैमिली की लड़की थी और वो बीए की स्टूडेंट थी। जोधपुर के एक दैनिक न्यूज़पेपर ने गलती से ये छाप दिया कि मंजूलता जो है रात को जो है किसी लड़के के साथ भाग गई, जबकि ये बिल्कुल अनट्रू था। और उसकी वजह से क्या हुआ, मंजूलता के लिए जो रिश्ते आने वाले थे मैरिज के लिए, वो सारे बड़े एडवर्सली इफेक्ट हो गए और सोसाइटी के लोगों ने जो है उसकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। तो फिर मंजूलता ने जो न्यूज़पेपर था उस पर डिफेमेशन का केस किया। कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये बिल्कुल डिफेमेशन का केस है और मंजूलता को डैमेज इसके लिए मिलना चाहिए, क्योंकि आपने उसकी रेपुटेशन को जो है मिट्टी में मिला दिया है, उसकी रेपुटेशन की काफ़ी इंजरी हुई है और सोसाइटी में उसकी बहुत बदनामी हुई है। तो इस केस से आप समझ सकते हैं कि डिफेमेशन क्या चीज़ है और आप उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको डिफेमेशन के एसेंशियल कौन कौन से होते हैं। देखिए, इसके 3 एसेंशियल है। सबसे पहला, इट मस्ट बी डिफेमेटरी। क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब है कि हम कोई ऐसा स्टेटमेंट दें, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो रिटिन हो, चाहे वो पब्लिश हो या किसी पिक्चर की एग्जीबिशन से, किसी भी मेथड से अगर हम ऐसी चीज़ को स्टेटमेंट देते हैं जिससे कि दूसरे की रेपुटेशन इंजर होती है सोसाइटी के राइट माइंडेड पीपल के सामने, तो माना जाता है कि ये डिफेमेशन है। और उस डिफेमेशन की वजह से जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी नज़रों में आपकी जो डिग्निटी है बहुत कम हो जाती है, आपकी इज्जत बहुत कम हो जाती है। वो आपको डिसरेस्पेक्ट करने लगते हैं, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं और आपको ह्यूमिलेट करने लगते हैं। तो माना जाएगा इस तरह के सारे स्टेटमेंट जो है डिफेमेटरी की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम डिफेमेशन का केस लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट रिलेटेड हो डिफेमेशन से वो डिफेमेटरी होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरे की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाने वाला हो। इसमें एक बड़ा फेमस केस हुआ था, राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी का। कौन सा केस था आपका? ये राम जेठमलानी वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी। इस केस में क्या हुआ कि जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जब उनका असैसिनेशन हो गया तो कमीशन उनके असैसिनेशन की इंक्वायरी कर रही थी।
तो उस वक्त डिफेंडेंट ने कहा कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे उनको पता था, पहले से ही इंफॉर्मेशन थी कि लिट्टे जो है उन पे जो है अटैक कर सकते हैं और उनको असैसिनेट कर सकते हैं। अब उनके चीफ मिनिस्टर के केस को लड़ने के लिए जो थे राम जेठमलानी जो थे एडवोकेट थे। जब वो डिफेंडेंट के साथ जो है क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे थे तो उसी वक्त डिफेंडेंट ने कहा कि ये भी जो है लिट्टे से पैसा ले रहे हैं। तो अब प्लेंटिफ ने ये सुन के कहा कि ये डिफेमेटरी है, क्योंकि लिट्टे एक बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उससे किसी भी तरह का एसोसिएशन आपकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाता है, तो इसलिए ये डिफेमेशन का केस है और इसके लिए डिफेंडेंट डिफेमेशन के लिए लायबल है। क्लियर हो गया कि वो आपकी रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाने वाला स्टेटमेंट होना चाहिए। सेकेंड है, इट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ। देखिए हम इंजरी किसकी रेपुटेशन को कर रहा है डिफेंडेंट, प्लेंटिफ की। तो जो भी आपका स्टेटमेंट दिया है जो कि डिफेमेटरी है वो किसको रेफर करना चाहिए, प्लेंटिफ को रेफर करना चाहिए। या अगर आपने किसी और को रेफर नहीं किया लेकिन किसी और को रेफर किया लेकिन सबको यही लगता है कि उसने प्लेंटिफ को रेफर किया तो भी माना जाएगा कि ये प्लेंटिफ को ही रेफर हुआ है। तो अगर डिफेमेटरी प्लेंटिफ से ही कंसर्न करता है तो ऑब्वियसली फिर तो प्लेंटिफ की रेपुटेशन पे ही जो है स्ट्रेन लग जाता है और उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में कम हो जाती है, तो माना जाएगा कि इस केस में भी डिफेमेशन। इसमें भी एक बहुत अच्छा केस हुआ था, राम सुब्बा अय्यर वर्सेस AMA मोहिउद्दीन का केस। कौन सा था, राम सुब्बा अय्यर वर्सेस AMA मोहिउद्दीन का केस। इस केस में क्या था, एक डेली न्यूज़पेपर था, उसने एक न्यूज़ छापी, उसने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, उसने कहा एक व्यक्ति है जो कि सिलोन में जो है सेंटेड अगरबत्ती को जो है एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या करता है, अगरबत्ती की फॉर्म में ओपियम अफीम को लगा के बेचता है और वो सिलोन में पकड़ा गया। अब उसे वापस जो है मद्रास में लाया गया। उन्होंने किसी व्यक्ति का कोई नाम नहीं डाला था, लेकिन और उन्हें मालूम भी नहीं था कि इस टाइप का ही बिल्कुल सेम पर्सन जो है वहाँ पे है। उन्हें तो ये न्यूज़ मिली थी कि इस तरीके से। अब एक व्यक्ति असली में था जो कि सेंटेड अगरबत्ती ही वहाँ पे सिलोन में एक्सपोर्ट करता था, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया था क्योंकि वो तो ओपियम को वो ही नहीं करता था एक्सपोर्ट। तो फिर उसने न्यूज़पेपर पे जो है डिफेमेशन का केस डाल दिया। उसने क्या, भले ही आपने कोई नाम मेंशन नहीं किया लेकिन इससे प्रॉपर लगता है कि आपने मुझे ही रेफर किया है क्योंकि मैं ही सेंटेड अगरबत्ती डाल रहा हूँ। तो जब ये केस कोर्ट पे पहुंचा तो कोर्ट ने कहा, देखिए उसमें उस पर्सन का नाम नहीं था, प्लेंटिफ खुद एज्यूम कर रहा है कि मैंने जो है ये जो नाम इसमें आ रहा है उस व्यक्ति ने पकड़ा गया, ये व्यक्ति मैं ही हूँ। जबकि सोसाइटी के लोग भी ऐसा नहीं समझ रहे हैं क्योंकि आप तो आराम से रह रहे हो, आपको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, ना ही आप सिलोन से पकड़ के यहाँ पे लाए गए हो। तो ऐसे केस में हम नहीं मान सकते कि यहाँ पे प्लेंटिफ को रेफर किया है, इसलिए न्यूज़पेपर जिसने पब्लिश किया था वो डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं है। तो आपको क्लियर हो गए फर्स्ट टू पॉइंट, एक तो स्टेटमेंट डिफेमेटरी होना चाहिए और वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट प्लेंटिफ को ही रेफर करे, तभी प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिफेमेशन का एक्शन लेके आ सकता है। लास्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी पब्लिश। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पब्लिश होना चाहिए। पब्लिश का मतलब ये नहीं कि प्रिंटिंग में पब्लिश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है डिफेमेटरी तो ओरल भी हो सकता है, रिटिन में भी हो सकता है, गेस्चर से भी हो सकता है, फोटो की एग्जीबिशन से भी हो सकता है, प्रिंटेड भी हो सकता है। पब्लिश का मतलब है कि जो व्यक्ति पब्लिश कर रहा है उसे तो पता ही है मैं क्या लिख रहा हूँ, और प्लेंटिफ को छोड़ के अगर ये किसी और की नॉलेज में आता है, क्योंकि सोसाइटी की नज़रों के आगे तो उसकी इज्जत डाउन हो गई, तो अगर वो सोसाइटी के मेंबर की नज़रों में आता है तभी हम मानते हैं कि यहाँ पे डिफेमेशन हुआ है और आप डिफेमेशन का केस जो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट लेके आ सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा केस है, मैं आपको बताती हूँ। ये था मुदालियर वर्सेस अन्नामलाई मुदालियर का केस। कौन सा केस था, मुदालियर वर्सेस अन्नामलाई मुदालियर का केस। इसमें दो वो थे आपके टॉट फीजर, उन्होंने क्या किया, एक डिफेमेटरी लेटर बनाया, उसमें बहुत बेकार प्लेंटिफ के बारे में लिखा। फिर उन्होंने वो लेटर प्लेंटिफ को रजिस्टर्ड पोस्ट से उसी के एड्रेस पे डाल दिया। तो जब रजिस्टर्ड पोस्ट से कोई भी लेटर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लेंटिफ ही खोलेगा, कोई और तो खोलेगा नहीं। तो उन्होंने वो लेटर डाल दिया, लेकिन बाय चांस की बात है कि वो लेटर प्लेंटिफ ने ना खोल के किसी और ने खोल लिया और उन्होंने सबके सामने उसे जोर जोर से पढ़ के सुना दिया।
जिससे उसकी रेपुटेशन जो प्लेंटिफ की थी बहुत डाउन हो गई। तो अब उसने, वो जो डिफेंडेंट थे जिन्होंने उनको लेटर भेजा था, उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरा जो है डिफेमेटरी लेटर लिखा है और ये सबको पता चल गया जिससे मेरी रेपुटेशन की इंजरी हुई है, तो अब इन पे डिफेमेशन का केस चलना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट ने लेटर लिखा, वो सिर्फ प्लेंटिफ को दिखाने के लिए लिख रहे थे, उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि कोई और उसे पढ़ेगा। और वो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे थे और उस पर प्लेंटिफ का एड्रेस लिखा था, लेकिन ये तो बाय चांस हुआ कि वो किसी और ने पढ़ लिया और जोर जोर से पढ़कर सबको सुना दिया। तो ऐसे केस में हम ये नहीं मान सकते डिफेंडेंट ने उसे पब्लिश करने की कोशिश की। हाँ, अगर ये रजिस्टर्ड पोस्ट से ना होकर पोस्ट कार्ड पे होता है, क्योंकि पोस्ट कार्ड तो ओपन होता है, जो भी उठाएगा वो पढ़ सकता है, तब हम मान सकते थे कि डिफेंडेंट ने जो है इसको जो है रिवील कराया है और इसको पब्लिश किया है। लेकिन इस केस में ये नहीं माना जाएगा, तो उन्होंने पब्लिश किया है, तो दे आर नॉट लायबल फॉर डिफेमेशन और प्लेंटिफ उनके अगेंस्ट डिफेमेशन का केस नहीं लेके आ सकता। तो आपको क्लियर हो गया होगा डिफेमेशन किसे कहते हैं और इसके एसेंशियल क्या है। तो इसलिए बच्चों, अगर आप कभी भी किसी के बारे में कोई बहुत बेकार चीज़ मिलती हो जिससे उसकी रेपुटेशन जो है इंजरी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा ये तीनों एसेंशियल को बचा के दीजिएगा। अगर आप इन तीनों कैटेगरी को पूरा कर देते हो, तीनों एसेंशियल के पॉइंट को, तो दूसरा व्यक्ति आप पे डिफेमेशन का केस लगा सकता है। तब आपको डिफेमेशन के केस के बारे में बिल्कुल क्लियर नॉलेज हो गई होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, और आप इसे दूसरों को भी शेयर करिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सबको पता होना चाहिए कि डिफेमेशन किसे कहते हैं और हमें क्या क्या मतलब प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे हमारा कोई भी स्टेटमेंट डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।